हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर स्टार्ट करा था और वेक्टर्स में हमने वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़ा था। और लास्ट में आई गेस यूनिट वेक्टर पे हमने ख़त्म करा था। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम वेक्टर्स की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वेक्टर्स याद हो आपको, हमने क्या डिफाइन करा था कि वेक्टर ऐसी चीज़ होती है, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है ना। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें जो वेक्टर है उसके पास अवेलेबल रहती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है लाइक फोर्स है, तो उसके ऊपर हम ऐसे एरो लगाते थे तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी है तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा के हम ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ें हैं। अगर मेरे को इसके खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है ना, यानी कि जैसे मेरे को ये जो फोर्स है इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ऐसे एफ लिखूंगा और यहाँ पर ना ऐसे दो लाइनें खींचूंगा, इसको बोलते हैं मोड एफ। मोड एफ रीड करते हैं, पूरा होता है मॉडुलस ऑफ एफ या मोड एफ। क्या बोल रहा हूँ मैं, मोड मोड एफ, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। या फिर मैं अगर ऐसे एफ लिख देता हूँ और उसके ऊपर कुछ भी एरो नहीं लगाता तो भी ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी के मेरे को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो या तो मैं ऐसे वेलोसिटी कंप्लीट लिख के यहाँ पर ऐसे मोड लगा दूँ या फिर सिंपली वी लिख दूँ, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन और वी कैन से और एडिशन, कॉम्पोजिशन और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कॉम्पोजिशन और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो जो वेक्टर्स होते हैं ये तो हमारे वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनसे तो अलग है ना। ये तो उनसे अलग है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, तो इनको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इनको ऐड करने के लिए कुछ अलग रूल होते हैं। तो सबसे पहले ये कंपोजिशन और एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसको ना एक और भी नाम से जाना जाता है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर रिजल्टेंट भी लिखना चाहिए, कंपोजिशन रिजल्टेंट। यहाँ पर एक सेकेंड मैं ज़रा लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इस चीज़ को कि ना इसको इस नाम से भी जाना जाता है, रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको ना थोड़ा समझाता हूँ ये रिजल्टेंट से हम समझते क्या है, फिर मैं इसके यहाँ पर इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में जो भी हमें डिटेलिंग मेरे को बतानी है आपको, मैं लिखूँगा। तो क्या है, जैसे देखो मान लो कि आपके पास ना एक ये ब्लॉक है, एक सेकेंड, ये कोई सरफेस है, यहाँ पर सरफेस बनाते हैं हम। हमारे पास ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे इस तरीके से, और मान लो यहाँ पर कोई आदमी इस तरफ फोर्स लगाता है, 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगाता है, और इस तरफ से कोई दूसरा पर्सन है जो इस तरफ फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन। ठीक है, 3 न्यूटन। तो मैं आपसे पूछूं कि ये ब्लॉक जो है वो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप कहोगे सर इस पर नेट फोर्स लग रहा होगा इस तरफ 7 न्यूटन, है ना। क्यों, क्योंकि इधर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर 3 न्यूटन लग रहा है, तो इसमें से 10 में से 3 न्यूटन तो फोर्स कैंसिल कर देगा ना इधर वाला, तो इस पे अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 7 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है। अच्छा, अगर मैं एक दूसरी सिचुएशन बनाता हूँ कि देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है और इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, इस तरफ कितना लग रहा है, 7 न्यूटन। ठीक है, और इस तरफ देखो, इस पहले वाले केस में जो केस फर्स्ट था इसमें 2 फोर्स लग रहे थे, इस तरफ 10 न्यूटन लग रहा था, इस तरफ 3 न्यूटन लग रहा था, और दूसरे वाले केस में इस तरफ 7 न्यूटन ही लग रहा है दूसरे वाले केस में। तो पता है ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल इक्वलेंट है। इक्वल तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर सिंगल, लेकिन बिल्कुल इक्वलेंट है। क्या इक्वलेंट से मेरा मतलब कि जो काम इसमें होगा, मतलब ये ब्लॉक जितनी दूर जाएगा, जितने टाइम में फोर्स लगने के कारण ये ब्लॉक भी उतने टाइम में उतनी ही दूर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो इस पर सिर्फ 7 न्यूटन ही तो फोर्स लग रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में, और इसमें भी 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो 7 न्यूटन है ना,
ये वाली जो सिचुएशन है, पहले वाली सिचुएशन का रिजल्टेंट, यानी इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहा जा सकता है। ये जो एक फोर्स है 10 न्यूटन और एक 3 न्यूटन है ना, तो जो 7 न्यूटन फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहा जा सकता है। तो रिजल्टेंट होता क्या है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, या दो से ज़्यादा भी वेक्टर्स हो सकते हैं, कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट वो एक सिंगल वेक्टर होगा जो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि वो दोनों वेक्टर्स इकट्ठे मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे ये दोनों वेक्टर 10 न्यूटन और 3 न्यूटन मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वो एक्चुअली में 7 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे इस तरफ। तो अगर मैं बोलूँ कि इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर है या रिजल्टेंट फोर्स है वो 7 न्यूटन है, तो ये वाला 7 न्यूटन और वो इस तरफ लग रहा है, तो देखो ये 7 न्यूटन अकेले ही उन दोनों का काम कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना। ऐसे दो से ज़्यादा भी होते तो उसके लिए भी हम एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं जो उन सबके इफेक्ट को इंडिविजुअली, जितना भी इफेक्ट है उसको अकेले ही रिप्रेजेंट कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जितनी भी बहुत सारी चीज़ें उनका रिजल्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी हो तो रिजल्टेंट की मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि रिजल्टेंट ऑफ टू और more vectors is that single vector which would produce the same effect as the individual vectors would produce together। ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, एक वो सिंगल वेक्टर होता है जो उन सब के इफेक्ट को अकेले ही रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट कॉम्पोजिशन और एडिशन जो होता है वेक्टर्स का, ये एक ही चीज़ है। अब जो वेक्टर एडिशन के कुछ रूल होते हैं, यही जो रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है ना, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। यानी कि वेक्टर को हम ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं 3 और 4 7, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर को हमें ज्योमेट्रिकली ऐड करना पड़ता है। ज्योमेट्रिकली मतलब हम उसको कुछ प्लेन में डायग्राम बना के और फिर देखेंगे किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और फिर उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इससे मेरा क्या मतलब है, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो पहला रूल होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एडिशन बोल दो या रिजल्टेंट बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये 3 लॉ होते हैं, हम इनको एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से हम इनकी हेल्प से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट आप नोट्स बना रहे होंगे तो स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी ना। तो पहले वाला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं इसकी पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता क्या है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो क्या होता है कि इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड and direction by two sides of triangle taken in same order, then their resultant can be represented by third side of triangle taken in opposite order। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनको हम ट्राइंगल की दो साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर से क्या मतलब है मैं भी बताता हूँ आपको। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनके रिजल्टेंट को, जिसको हम अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ना एक वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है तो वो कुछ इस तरफ है, और एक मेरे पास बी वेक्टर है, मान लो वो कुछ इस तरीके से। ठीक है,
ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है। तो मेरे को क्या करना है कि अगर मैं इनको दो ट्राइंगल की दो साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि इस ए वेक्टर के, ये जो ए वेक्टर बना है ना, तो मैं एक पैरेलल वेक्टर बनाता हूँ इसके बिल्कुल इसी के जैसा। यहाँ पर मान लो कि मैंने ये बना दिया ओपी एक वेक्टर बना दिया मैंने, ओपी एक वेक्टर बना दिया। अब देखो दो वेक्टर्स ना बिल्कुल इक्वल होते हैं, अगर उनका जो डायरेक्शन भी सेम कर दें और मैग्नीट्यूड भी सेम कर दें तो उनको इक्वल वेक्टर हम कहते हैं। जैसे देखो सपोज करो आपके पास ना एक ये वेक्टर है ए वेक्टर है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जो इसकी एरो की डायरेक्शन, और बिल्कुल इसकी जो टेल है इतनी लंबी, और मैं नीचे बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी और एरो जो भी है वो भी सेम डायरेक्शन में है, और जो ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है एरो के पीछे जो टेल है वो बिल्कुल सेम हो, तो मान लो बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर बिल्कुल इक्वल कहलाएंगे, चाहे इधर बनाए चाहे मैंने इधर बनाया। तो मैंने क्या करा कि जैसे ए वेक्टर ना बिल्कुल इसी के जितनी लंबाई वाला एक ओपी वेक्टर बना लिया, डायरेक्शन सेम है। अच्छा, बी वेक्टर ऐसे यहाँ पर है, तो इसको मैं ट्राइंगल की साइड बनाने के लिए देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर बना दिया इसको बी वेक्टर को यहाँ पर, यानी कि ओ पी मान लेते हैं, ये पी क्यू, ये मैंने पी क्यू वैक्टर बना लिया। पी क्यू जो ये जो पी क्यू वैक्टर दिख रहा है, ये देखो ये बी वैक्टर है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो इसको यहाँ लिखने की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसकी ये वाली लेंथ समझो, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ देखने में बराबर नहीं लग रही बट बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये जो ओ पी वैक्टर है ये एक्चुअली में ए वैक्टर ही हो गया ना फिर, और ये जो पी क्यू वैक्टर है क्या हो गया, बी वैक्टर हो गया। ठीक है, इसको देखो मैं इधर की जगह इधर भी बना सकता था, लेकिन फिर ये मैंने इस तरफ क्यों बनाया, क्योंकि ना ये सेम ऑर्डर में रहे। सेम ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है, देखो ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है, और इसके बाद ये चीज़ ऐसे, तो ये इसको एक ऑर्डर हुआ ना, देखो ये ऐसे गए और फिर ऐसे है, तो ये एक ऑर्डर हुआ, ये सब कुछ सेम ऑर्डर में है ना। अगर ये चीज़ ऐसे होती और ये चीज़ ऐसे होती तो ये कोई ऑर्डर थोड़ी ना बनता है ना, ये ऐसे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया है ना, तो ये एक ऑर्डर बनता है ना, जैसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये एक ऑर्डर बनता है, तो इसीलिए इसको मैंने इस तरफ बनाया, उस तरफ ना बना के। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब देखो जो हमारी स्टेटमेंट है, क्या थी स्टेटमेंट, कि अगर दो वेक्टर्स को हम ट्राइंगल की दो साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने ये वाला ए वेक्टर है उसको ट्राइंगल की एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको इसकी इस साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो बी वेक्टर है उसको मैंने ट्राइंगल की एक दूसरी साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है या कह लो कि एडिशन है या कॉम्पोजिशन है, वो हम ट्राइंगल की तीसरी साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कि अपोजिट ऑर्डर में हो। मान लो ये वाली साइड जो ओ क्यू दिख रहा है यहाँ पर, ओ क्यू है ना, क्योंकि देखो ये ऐसे है ये ऐसे है, तो सेम ऑर्डर क्या होता है, सेम ऑर्डर होने के लिए तो ये नीचे जाना चाहिए था, बट ये किस तरफ है, ये तो इस तरफ है, तो ये अपोजिट ऑर्डर है ना। तो ये जो ओ क्यू है वही ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो मान लेते हैं ये, लेट से मैं इसको आर वेक्टर बोल देता हूँ रिजल्टेंट को। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज हम कह सकते हैं जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो ये यानी कि ए और बी तो ट्रायंगल की दो साइड्स के अलोंग थे ना, तो ये इस तरीके से हमारा ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड कर रहे हैं। यानी कि जो दो वेक्टर्स हैं वो ट्रायंगल की दो साइड्स के अलोंग बनाने हैं, ठीक है, और फिर जो उनका रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल की अपोजिट साइड, यानी कि जो अपोजिट ऑर्डर में होगा, सॉरी थर्ड साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा, उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो हम, तो यहाँ पर ऑल्सो दैट इज, यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना, देखो ये वाला जो है ये ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर तो हमारा ओ पी वेक्टर था, ओ पी वेक्टर प्लस में कौन सा इधर पी क्यू वेक्टर है ना, बी वेक्टर क्या पी क्यू वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वाला कौन सा ओ क्यू वेक्टर, तो ये जो हो गया हमारा ये ओ क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, यही ऊपर वाली चीज़ ही लिखी है, तो ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। ठीक है, तो ये आपको आई गेस ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर हम हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और हम दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि सेम ऑर्डर में हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के द्वारा दिया जाएगा जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, किस तरीके से, तो इस तरीके से जो अभी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा जो है यही सबसे मेन है, जो तीन मैंने अभी वेक्टर एडिशन लिखे है ना, कि पहला ट्राइंगल लिखा था, दूसरा पैरेललोग्राम लिखा था, उसमें आप देखोगे कि सिर्फ मेन तो ट्राइंगल लॉ ही है, बाकी तो सारे इसी के थ्रू ही बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा था पैरेललोग्राम है ना, इसको भी मैं लिख देता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे क्या समझते हैं हम, तो मैं इसकी भी फिर से पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। ठीक है,
तो इसको भी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ टू वेक्टर्स can be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then their resultant is represented by diagonal of parallelogram drawn from the same point। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके से एक वेक्टर है, जैसे पिछली बार हम लिया था ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मान लो कि ऐसे है, ये बी वेक्टर है। और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो पिछली बार की तरह मैं क्या करता हूँ कि मैं ए वेक्टर के जैसा एक दूसरा वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है, एक ओपी वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल ए वेक्टर के ही इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है, देखो इसका जो ये वाली जो लेंथ, समझो कि ये वाली जो लेंथ, ये वाली जो टेल है वो बिल्कुल इसके बराबर बना दी, और डायरेक्शन तो आपको सेम दिखाई दे रही है, तो ये एक तरह से ए वेक्टर ही हो गया। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर देखो ट्रायंगल वाले में मैंने यहाँ पर बनाया था ना, ताकि वो सेम ऑर्डर मैं दूसरा वेक्टर इस वाले में देखो इसी के पैरेलल, ये जो डायरेक्शन है इसी के डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे करते हुए ऐसे बिल्कुल इसी, और यहाँ पर बना देता हूँ ओ क्यू वेक्टर बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बन जाए। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, तो ये साइड बन जाए और ये साइड बन जाए, तो ये ओ क्यू वेक्टर जो है एक्चुअली में बी वेक्टर हो गया। अब पैरेललोग्राम बनाना है तो मैं ऐसे थोड़ा सा पैरेललोग्राम यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये मान लो कि पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो दोनों वेक्टर हैं हमने इनको क्या करा, हमने इनको ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड, एक ये वाला OP और OQ, देखो ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो दो एडजेसेंट साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। और देखो ये कॉमन पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट से तो निकले ये दोनों वेक्टर। ठीक है, जो हमने लिखा ऊपर यहाँ पर लिखा है ना कॉमन पॉइंट, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या होगा कि इनके डायगोनल से दिया जाएगा, जो कि सेम उस कॉमन पॉइंट से निकला है। तो ये देखो ये वाला जो है इनका रिजल्टेंट, ठीक है ना, ये जो रिजल्टेंट है ये R ले लेता हूँ मैं, तो वो इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप देखो ना एक तरह से, तो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसी का ही एक्सटेंशन है, मतलब उसी को ही दूसरे तरीके से दिखा। कैसे? देखो ये जो बी वेक्टर है, ये वाली चीज़ भी तो क्या हो जाती है, बी वेक्टर ही हो जाती है, और ये तो ऐसे जाती है ना, तो फिर देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, तो ये वाला और ये वाला सेम ऑर्डर में और इसके अपोजिट, तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो बन गया। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, लेकिन ये है कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन उसी से ही बना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, है ना। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है वो पैरेललोग्राम के एक साइड के थ्रू रिप्रेजेंट करा गया, इस वाले वेक्टर को पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड के थ्रू रिप्रेजेंट करा, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हेयर जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल देखने में फॉर्मूला सेम ही लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी अलग है। ठीक है ना, क्योंकि हमने वैसे क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही तो आता है, तो देखने में तो बिल्कुल सेम ही लगेगा ये। ठीक है, यहाँ पर OPQ मान लो, इसको आप कुछ S बोल दो, तो यहाँ पर उस फॉर्म में लिखना होगा हमें, इसकी फॉर्म में, तो ये OP वेक्टर, यहाँ पर जो ये OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर प्लस में OQ वेक्टर जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला OS मान लेते हैं, इसके OS वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो लॉ है ये बिल्कुल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही बना है। ठीक है, तो तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वो भी इसी से ही बना है, मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो उसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। तो थर्ड जो है मेरा, थर्ड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसकी भी मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि होता क्या है। पहले मैं इसकी एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो इफ देयर आर मैनी वेक्टर, ये देखो ये दो से ज़्यादा के लिए होता है, ये मैनी वेक्टर्स which can be represented by the sides of an open polygon taken in same order, then their resultant is represented by closing side of polygon
टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर हमारे पास ना कई सारे वेक्टर्स हो, ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब लगता है, जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो। मान लो एक वेक्टर कुछ ऐसे है, ये मान लो ए वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है कुछ बी वेक्टर कुछ ऐसे है, सी वेक्टर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से कई सारे वेक्टर हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स हैं, तो इनको अगर ये सारे वेक्टर्स किसी पॉलीगॉन की साइड के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जैसे हम करते आ रहे थे। तो वैसे ही मान लो मैंने ये क्या करा, यहाँ देखो ये ए वेक्टर है, इसके पैरेलल यहाँ पर मैंने ओ पी यहाँ पर एक वेक्टर बना लिया ओ पी, बिल्कुल, है ना। फिर ऐसे बी वेक्टर है, इसके जैसा मैंने इस तरफ बना लिया ऐसे ओ पी, यहाँ पर ले लिया मैंने क्यू। ठीक है, फिर इस सी के पैरेलल एक ऐसा बना लिया, मान लेते हैं ऐसे चला गया यहाँ पर। ठीक है, एक और भी वेक्टर ले लेते हैं, मान लो डी वेक्टर, जो कुछ डी वेक्टर है वो थोड़ा ऐसे ले लेते हैं हम यहाँ पर। डी वेक्टर जो है सी के बाद डी वेक्टर है वो मान लो आपका थोड़ा सा इस तरीके से हो गया। डी वेक्टर जो है वो कुछ आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ओ क्यू, उसके बाद ये क्यू पी क्यू, यहाँ पर मान लो ये आर हो गया, इस तरीके से हो गया। ये वाला जो ओ पी जो है वो ए वेक्टर जैसा बना दिया मैंने, ये पी क्यू जो है ये मैंने बी वेक्टर जैसे बना दिया। सी ये जो है सी वेक्टर है, ये मैंने क्यू आर बना दिया, और डी वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है ना, पी क्यू आर ऐसे ले लेते हैं इसको। तो ये सारे वेक्टर्स हैं, देखो ये सेम ऑर्डर में ना, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है सेम ऑर्डर में। तो और ये एक ओपन पॉलीगॉन जैसा दिख रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इसको क्लोज करने वाली साइड के थ्रू दिया जाएगा, और जो कि अपोजिट ऑर्डर में है ना। देखो ये इस ऑर्डर में, क्योंकि ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, तो अगर ये ऐसे जाता तब ये सेम ऑर्डर में होता ना, लेकिन ये तो ऐसे है, तो ये जो अपोजिट ऑर्डर में है ये इन सब का रिजल्टेंट होगा। दैट इज़ यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो अगर मान लो ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या बोल रहे थे, ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था। ठीक है, ये मैंने सी वेक्टर को लिखा था, ये डी वेक्टर को लिखा था, तो ये मान लेते हैं रिजल्टेंट जो है वो ई वेक्टर हो गया। या इसको मैं रिजल्टेंट के लिए हम आर यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम इसके लिए आर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है वो मेरा उसके लिए यहाँ पर ये आर हो गया, आर, एक सेकेंड, तो रिजल्टेंट जो है ये आर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यानी कि जो ये रिजल्ट, ये वाला जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, ठीक है, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन सब का सम जो है वो ये वाला क्लोजिंग साइड देगा, जो कि हम आर वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर डायग्राम में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो डायग्राम कुछ खास अच्छा बना नहीं है। देखो ये सी वेक्टर जो है इसको मैं थोड़ा सा सही से बना लेता हूँ। ठीक है, सी वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ऐसे जो है। ठीक है, ये आप ऐसा समझिए कि जैसे ये ए वेक्टर है ना, तो उसके जैसा ये वाला वेक्टर ओ पी वेक्टर है, बी वेक्टर है, बिल्कुल इसी के पैरेलल, ये जैसे जो इसकी डायरेक्शन है और जो इसके मैग्नीट्यूड है बिल्कुल ऐसा ही ये बी वेक्टर यहाँ पर बना दिया, बस यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसा ये सी वेक्टर ऐसे जा रहा है तो बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में ऐसे करके, और बिल्कुल उसी की जितनी लंबाई, लेंथ भी सेम रखी है, देखने में लग नहीं रहा है ना, आप समझ लीजिए थोड़ा और लंबा है ये। ठीक है, बराबर है लेंथ, है ना, तो बिल्कुल इसी के जितना ही ये वाला है। और जैसे डी वेक्टर है बिल्कुल इसी के जैसा ये वाला जो है हमारा डी वेक्टर है। ठीक है, ये डबल एरो लगा दिए मैंने, एक बार इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तीनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आई गेस सबको समझ में आ गए होंगे। देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ट्रायंगल लॉ से ही आता है। देखो अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ, देखो ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, पहले मैं इसको बना लेता हूँ एक बार, ये शायद रफ हो गया, ये वाला ए वेक्टर था। ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, देखो इस वाले को ज्वाइन कर दूँ, तो ये चीज़ जो है एक तरह से देखोगे आप, तो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला मिलके देखो, अब इस वाले में देखो, इस वाले को देखो, ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये वाला जो है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर ही तो आ जाएगा ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू, है ना, क्योंकि एक ट्राइंगल बन गया। अब देखो यहाँ पर भी एक ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो ये ओरिजिन है हमारा,
ओ है, तो ये वाला और ये वाला, तो अगर ये एक साइड है मेरी ए प्लस बी और ये साइड है सी, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ अपोजिट ऑर्डर में, तो ये वाला जो होगा इन दोनों को प्लस करके आएगा ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू है ना। देखो ये सेम ऑर्डर में, ये वाला सेम ऑर्डर में, तो ये वाला जो है ओ आर जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ऐसे ही देखो, अब इस वाले में देखो ये ओ आर और ये वाला एस, इस वाले में देखो एक साइड ये रही ए प्लस बी प्लस सी और एक ये साइड है डी, तो ये वाला जो है ये वाला कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करके ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन के, तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर और प्लस में डी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ही तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिलके ये वाली चीज़ दे सकती है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के, तो ए प्लस बी हो गया। अब इस ये एक ट्रायंगल कंसीडर करो, तो इसमें ये साइड ए प्लस बी है और इस साइड सी है, तो ये इन दोनों को ऐड करके आती है ना, तो ए प्लस बी और इधर वाली सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट है, इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और देखो यही तो आ रहा अपना, तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 लॉ हैं वेक्टर एडिशन के लिए, ये अपने को समझ में आ गए। ठीक है, एक बार आप इनको देख सकते हो, कौन कौन से 3 लॉ थे, तो 3 लॉ थे हमारे, पहला था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड था हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये तो बात हुई कि ये जो वेक्टर्स अगर हमें पास दिया हुआ है, हमारे पास कंप्लीट वेक्टर है, एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, और तो उनका हम एडिशन इस तरीके से कर सकते हैं, और जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है, देखो इन तीनों ही केसेस में अगर जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है वो भी एक वेक्टर है, जैसे आर वेक्टर है ए प्लस बी, ठीक है, आर वेक्टर है, इस वाले केस में भी आर वेक्टर है, तो जो भी हमें फाइनल वेक्टर मिल रहा है वो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर मिल रहा है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर हमें ना पूरे पूरे वेक्टर ना देके हमें कुछ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हो, जैसे बोल रखा हो कि एक वेक्टर ये है उसका मैग्नीट्यूड ये दिया है और दूसरा वेक्टर ये है उसका मैग्नीट्यूड ये है, और वो अब किसी ट्राइंगल के साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं या किसी पैरेललोग्राम साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, या फिर सपोज उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 या 3 वेक्टर हैं और उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, जैसे 2 वेक्टर है मान लो, ठीक है, 2 वेक्टर है मान लो, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पर एक वेक्टर है इस तरीके से और दूसरा वेक्टर है इस तरीके से, और मान लो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो इनका रिजल्टेंट हमें पता है ऐसे दिया जाएगा, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर नहीं चाहिए और ना ही हमें ये वाला पूरा वेक्टर दिया, हमें इस पूरे वेक्टर की बस वैल्यू दी है, मान लो इसकी वैल्यू है 5, ठीक है, कुछ भी मान लो 4 से, तो ये 5 न्यूटन है, और ये वाला है जो 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, और ये 30 डिग्री पे लग रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितने न्यूटन का होगा, रिजल्टेंट होगा उसका भी खाली मैग्नीट्यूड चाहिए कितने न्यूटन का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो मैग्नीट्यूड और वो दोनों चीज़ें आ पा रही है ना, और यहाँ पर तो फिर वेक्टर तो दिया ही नहीं हुआ, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ये तो काम करेगा नहीं ना, इसके लिए तो वेक्टर पूरा पूरा गिवन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। तो अगर खाली मैग्नीट्यूड दिया हो तो हम किस तरीके से हम इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके हम किस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है।